चलिए स्टार्ट करते हैं और डीपीपी 2 लेंगे हम लोग आज। जैसे कि आपको याद है कि ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था और इसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन दिया था मैंने। चलो उन्हीं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। रेडी? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का बी, थर्ड का लास्ट, फोर्थ का ए, फिफ्थ का लास्ट, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का लास्ट, एट्थ का लास्ट, नाइन्थ का सी और 10th का ए। मुझे एक डीपीपी दीजिएगा, कोई एक दीजिए। चलिए चलो चलो ध्यान दो, इधर मैं पूरे डिस्कस कर ले रहा हूं। सबसे पहला वाला आपको दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, वो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में था, यानी उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, है ना। और फिर आगे लिखा हुआ है इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वो कह रहा है द टाइम इन सेकेंड्स एट विच द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन। तो वो टाइम पता लगाओ जब ये वेलोसिटी पार्टिकल जो है फिर से वेलोसिटी 0 गेन कर लेगा। तो बोले कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाओ। तो बोले कैसे? v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, यानी आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेने पर क्या हो जाएगा? 12t माइनस 3t स्क्वायर। कंडीशन में क्या दिया है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, यानी कि 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा आपका, है ना। फिर आगे क्या? अब ये माइनस 3t स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t, आया ना, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये एक t गया, इसमें का एक t गया, फिर 3 को उधर लेके जाओ तो t इक्वल्स टू 12 अपॉन 3, यानी t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 सेकेंड। तो ये देखा आपने, ये पहला वाला हो चुका है। दूसरा वाला, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक पार्टिकल का मोशन इस इक्वेशन से बताया गया है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है 3। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगाना है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। बोले कैसे पता लगाएंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको सबसे पहले x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ bt। तो 2 टाइम्स ऑफ b कितना बेटा आपके पास? 3, और t कितना दिया है? 3। तो भैया क्या हो जा रहा है? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर्स में है ना वो इक्वेशन? हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन सेंटीमीटर्स में दी गई है। चलिए तीसरा, आपको एक रिलेशन दिया गया है 3t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस x प्लस 6, है ना। डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0। उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, मगर कब का? जब वेलोसिटी 0 हो रहा होगा। तो बोले कैसे? तो सबसे पहले हम जो देख सकते हैं कि ये इक्वेशन असल में काहे की है, आपके ये टाइम की इक्वेशन। तो क्यों ना इसे पहले डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की इक्वेशन बनाई जाए। बोले ये कैसे पॉसिबल है? ये 6 को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 3x।
अब इसका स्क्वायर ले लो, तो 3x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। ज़रा लगाओ तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 9t स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3t मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 का स्क्वायर। फिर 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर, 2 6 3 6 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 36, माइनस 36 इंटू टी प्लस 36, है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आगे 3 से डिवाइड कर डालो, x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। अब ये जो है मेरे पास पोजीशन की इक्वेशन आ गई, पोजीशन की इक्वेशन आई, काय की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की नहीं, काय की इक्वेशन आई पोजीशन की। चलो ठीक है, पोजीशन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। कब का कैलकुलेट करने के लिए कहा, जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप में इसको डेरिवेट करके वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो क्या बनेगा 6t माइनस 12। जैसे कि कंडीशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो भैया उस कंडीशन को फॉलो करते हुए 60 माइनस 12 को भी 0 बताना पड़ेगा। फिर 60 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 60 इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड्स, है ना। तो इसका मतलब जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में डालना है, t की वैल्यू इस इक्वेशन में डालना है। देयरफॉर फ्रॉम 1, जब t की वैल्यू 2 डालूंगा मैं वहां पर, तो जगह चाहिए मुझे, यहां पर आते हैं। तो जब मैं t की वैल्यू 2 डालूंगा तो वो आएगा x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू प्लस 12। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 ज़ा 12 माइनस, पूरा 0 है ना वो, तो मतलब माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12, यानी कुल मिला के आंसर क्या हो जा रहा है 0, यानी कि फाइनल पोजीशन क्या हो जा रही है इसकी 0। तो देखो ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर होने पर उसकी पोजीशन क्या थी 0, 2 सेकेंड होने पर इसकी पोजीशन क्या थी 0। मैं पूछूंगा इनिशियली ये जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए आप t की वैल्यू 0 डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए पुट t इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो फिर वो क्या हो जाएगा 12, तो यानी कि 12 मीटर्स हो जाएगा। तो फिर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा कितना होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा मेरा डेल्टा x इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या थी 0, इनिशियल पोजीशन की थी 12, तो माइनस 12 मीटर्स। ऑप्शन में अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा उसने, ओ डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, द रिलेशन ओह शिट, नहीं 6 माइनस 12, द रिलेशन 3t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 6 डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है ना कि पोजीशन की है। अगर डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन है तो x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसमें करेक्शन कर लेना, फिर आंसर इसका b आएगा ना कि d आएगा। एक बार मैं इसको फिर भी देख लूंगा एक बार अच्छे से, शायद इसमें को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि बी आना चाहिए आंसर, इसको 0 कैसे क्या आ गया। ठीक है अभी का लिख लो मगर अभी का, ठीक है कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ वो मैग्नीट्यूड दिया होगा उसका, हाँ मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट की है,
बातें नहीं। x इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t + 1। तो आपने इक्वेशन को सबसे पहले x की इक्वेशन बनाया, फिर डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी की इक्वेशन बनाए, फिर जैसे कि उसमें कंडीशन में कहा गया था कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 डाल के हमने ये पता लगाया कि किस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो पता ये चला कि टाइम जब 2 सेकंड होता है तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और उस वक्त उसका पोजीशन क्या रहेगा ये जानने के लिए मैंने क्या किया, नहीं एक मिनट 2 मिनट, आंसर आ चुका है, वही करेक्ट है, डी ऑप्शन ही सही है। आंसर भी आज गलत मैंने पकड़ लिया, क्योंकि देखो ये इक्वेशन काय की है, एक्स क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन ही। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन द रिलेशन 3t इज इक्वल टू √of thrice x + 6 डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है कि नहीं। ऑलरेडी यहाँ जो x है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसने ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 कब हुई, 2 सेकंड पे। ये 2 सेकंड की वैल्यू मैंने डाला किसकी इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, और जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में वो वैल्यू डाला तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये मैंने गलत पकड़ लिया था, इसको पोजीशन समझ लिया था, ये असल में डिस्प्लेसमेंट है। तो आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 0 मीटर्स। आया समझ में आपको। ये मैटर करता है कि पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्ड से बहुत कुछ बदल जाता। यही अगर मान लो पोजीशन होता ही अगर, तो वो 12 वाला आंसर आया होता। बात समझ रहे क्या, है ना। ये खुद डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अगर ये पोजीशन की इक्वेशन होती तो मुझे फाइनल पोजीशन भी निकालना पड़ता और इनिशियल पोजीशन भी निकालना पड़ता, और फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना पड़ता। लिख लीजिए, ये पहला वाला हो गया क्या लिखना। अगले डीपीपी से जो भी यहाँ मैनेजमेंट स्टाफ रहेगा, आप सबका वो डीपीपी चेक करेगा, आपने सॉल्व किए कि नहीं किए। नहीं किए तो आपके घर पे इन्फॉर्म किया जाएगा तभी के दिन, उसी दिन, कि इसने करके नहीं लाया। समझ लिए। डीपीपी मिली नहीं बोलो, मैं उस दिन आया नहीं था ये बोलो। मिली नहीं का मतलब क्या होता है कि आप बैठे थे, आप मांग रहे थे, हमने दिए नहीं, है ना। और आपकी जिम्मेदारी है ऐसे वक्त में, अगर आप एब्सेंट हैं तो उसी दिन डिमांड करो, और दूसरे दिन डिमांड करो कि सर वो डीपीपी चाहिए मुझे, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम बाहर से उसको जेरोक्स करा लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t + 6t²। तो पार्टिकल को बताया गया है कि वो मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस, वेयर, और बाद में उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वैरी होता है, इस इक्वेशन से बताया गया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही आसान है यार, ये पोजीशन की इक्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। सबसे पहले तो भैया डेरिवेटिव लेकर आप क्या करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लो। तो 0 - 5 + 12t, यानी सिंपली -5 + 12t,
तो ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी की इक्वेशन हो गया। एट एनी टाइम एट t इक्वल्स टू 0, अगर मैंने टाइम की वैल्यू 0 डाल दिया तो ये मुझे क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो चलो टाइम की वैल्यू 0 डालो तो बचा क्या, सिर्फ -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा फोर्थ वाला। हाँ, फिफ्थ में काफी लोग अटके होंगे। हो गया? ये इधर का हो गया ना? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एस। एक पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस इक्वेशन से दी गई है, x इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी, where a, b and alpha are positive constants. Velocity of the particle will be, पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर मैं एक चीज याद दिला दूं, e रेज टू पावर x, ध्यान दो बेटा इधर, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, और अब मुझे बताओ e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a इंटू ई रेज टू पावर x, ax है ना। यही वाले फॉर्मूले को मुझे यहां फॉलो करना है। यहां इक्वेशन x में नहीं t में है, तो इसीलिए मुझे इसको t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यही वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो तुमको x की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ये पूरा का पूरा इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है, तो बोले 2 टर्म्स है, तो डेरिवेटिव दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो भैया मैं ये देखता हूं कि जो डेरिवेटिव है दोनों में बटा a इंटू डी बाई डी टी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू डी बाई डी टी ई रेज टू पावर बीटा टी, है ना। अब आते हैं असल फॉर्मूले पे कि भैया e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस अल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। तो v इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस अल्फा, ये भैया ब्रैकेट में डालना नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा, e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस b इंटू बीटा ई रेज टू पावर बीटा टी। चलो ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। तो मैं लिखूंगा b इंटू बीटा ई रेज टू पावर माइनस a इंटू अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, आया ना। अच्छा, v इक्वल्स टू b इंटू बीटा ई रेज टू पावर बीटा टी माइनस a इंटू अल्फा अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा टी, है ना। अरे भैया ये माइनस में है ना, नीचे जाएगा तो पावर प्लस में नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन फाइनली तैयार हो गई। एक बार अच्छे से देख लो क्या हुआ, x की इक्वेशन दी गई थी, है ना, दी गई थी। अब यहां कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, डेरिवेटिव दोनों में बटेगा, दोनों में बटा, ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनको हम साइड में कर देते हैं, तो वो उनका डेरिवेटिव नहीं हुआ, उनको साइड में कर दिया। अब इस पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ। ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी का क्या है, माइनस अल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी। ई रेज टू पावर बीटा टी का क्या है, बी इंटू बीटा ई रेज टू पावर बीटा टी। अब आगे क्या, पहले इसको लिखा मैंने, ये माइनस है करके उसको बाद में लिखा मैंने, है ना, ए अल्फा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी।
अब यहाँ पावर निगेटिव में था, उसको नीचे लेके गया तो वो पॉजिटिव में आया। अब हमको क्या है, खेल क्या देखना है, पहला ऑप्शन क्या बोलता हो, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाऊंगा पार्टिकल का वेलोसिटी कम होता चला जाएगा टाइम के साथ। अब ऐसा होता है क्या, हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है e⁻x, कोई इक्वेशन है e⁻x, e क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग और उसका पावर x है। अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाते चले जाऊंगा तो ये पूरा आंसर जो भी आएगा फाइनल वो बढ़ते जाएगा कि कम होता चला जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। x की वैल्यू 0 डालो, 2.718 उसका पावर 0, 1 आएगा। x की वैल्यू 1 डालो तो 2.718 आएगा। x की वैल्यू 2 डालो तो ये 5 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, है ना, x की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल e⁻x की वैल्यू भी बढ़ेगी। वही बात को ध्यान में रखो। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन में या दो टर्म्स में t है, एक है e⁻βt में और एक है e⁻αt में। जैसे जैसे t बढ़ेगा, जैसे जैसे t बढ़ेगा, e⁻βt और e⁻αt इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। ये बात समझ में आया क्या? स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अरे बोलो भाई क्या बढ़ रहा है, t। उसके वजह से कौन बढ़ रहा, e⁻βt एंड e⁻αt। मतलब भैया ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बढ़ते चला, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बढ़ते चला। अब अगर ये वाला वैल्यू बढ़ते चला तो अच्छी बात है, ये पहले का पूरा टर्म उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। अरे हाँ या ना, नहीं सर कैसे के बोल रहे, अरे भाई 3 × 2 6, 3 × 4 क्या 12, 3 × 5 क्या होगा 15। अरे आप देख रहे ना भैया, इनमें से एक नंबर बढ़ते जा रहा तो टोटल वैल्यू क्या हो रही, बढ़ते जा रही। अब बोले हाँ सर ये पूरी वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब ये नंबर बार बार बड़ा 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 होते चला जाएगा। दूसरा, अब इस पे फोकस करो, यहां पर t बढ़ेगा तो t बढ़ने के कारण कौन बढ़ेगा, e⁻αt बढ़ेगा, e⁻αt बढ़ेगा। अच्छा e⁻αt कहाँ है, डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ का ये डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू कम होते चले जाएगी। अरे सर कैसे कुछ भी बात कर रहे, कैसे कि कम होगी, अरे तुम देखो तो सही, 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है 2, 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है 4, 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना होता है 5। अब देखो यहां पर जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है, जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू कम होते जाएगी। आया ना, अरे भाई समझा कि नहीं समझा, डिनोमिनेटर कम हो रहा आंसर बढ़ रहा, डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा आंसर कम होते जा रहा। अब तुम t बढ़ा रहे, हाँ बढ़ा रहे, उससे क्या बढ़ रहा, e⁻αt, यानी क्या बढ़ रहा, डिनोमिनेटर, यानी ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा ना तो पूरा का पूरा वो टर्म उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होते चले जाएगी। तो भैया हम क्या देख रहे हैं, वक्त के साथ साथ ये वाला पार्ट बढ़ते जा रहा और ये वाला पार्ट कम होते जा रहा। तो बोले उससे क्या, उससे अपना और फायदा है। बोले कैसे, अरे देखो कैसे फायदा है, मैं एक नंबर दे रहा हूं 10 - 6 क्या आएगा 4। अब इसको बढ़ाओ और इसको कम करो, एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कम करते जाएंगे। इसको करो 11 - 5 कितना हो जाएगा 6। अरे 11 में से 5 के 6 होते ना रे। इसको बढ़ाओ इसको कम करो, 12 - 4 8। इसको बढ़ाओ इसको कम करो, 13 - 3 10। क्या नजर आया, टोटल वैल्यू क्या हो रही है, यहां पे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है कि नहीं।
इसका मतलब क्या है, इसके बढ़ने से और इसके कम होने से, इसके बढ़ने से इसके कम होने से ये वाली वैल्यू लगातार क्या होगी, बढ़ते जाएगी, है कि नहीं। इसके बढ़ने से और इसके कम होने से ये वाली वैल्यू लगातार बढ़ते चले जाएगी। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है कि वेलोसिटी बढ़ता चला जाए, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, गो ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग टाइम। आई के बात समझ में, है कि नहीं। तो देख लो भैया अच्छे से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। x की वैल्यू दी गई है, हाँ जी देखिएगा इधर ध्यान दो, x की वैल्यू दी गई है, डेरिवेटिव लिया, उसको काहे की फॉर्म वैल्यू बनाया, वेलोसिटी। कैसे, दो टर्म्स थे, दोनों डेरिवेटिव बांटा मैंने, a और b कांस्टेंट है तो उसे थोड़ा बाहर कर डाला मैंने। फिर उसके बाद e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव, माइनस अल्फा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी, है ना। e रेज़ टू पावर बीटा टी का डेरिवेटिव, बीटा इंटू e रेज़ टू पावर बीटा टी, इसको इधर लाओ उसको उधर भेजो, b इंटू बीटा e रेज़ टू पावर बीटा टी माइनस a अल्फा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी। फिर आगे क्या, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये माइनस में, इसको नीचे लेके जाओ तो बोले प्लस में आ जाएगा। हाँ जी, अब आगे क्या, जब टाइम लगातार बढ़ रहा है, जब t की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो e रेज़ टू पावर बीटा टी और e रेज़ टू पावर अल्फा टी दोनों की वैल्यू लगातार बढ़ते जाएगी। मगर ये ओवरऑल जो टर्म है इसका आंसर बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, है ना, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। मगर यहाँ मामला उल्टा रहेगा, इसके बढ़ने से ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। और ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बताने के लिए मैंने दोनों चीज़ें बताया, है ना। न्यूमरेटर में रहा तो देख ये नंबर बढ़ रहा तो आंसर बढ़ रहा, डिनोमिनेटर में रहा तो देख ये जब नंबर बढ़ रहा तो आंसर कम हो रहा, है कि नहीं। बोले हाँ सही है। फिर अब आगे क्या, तो ये टर्म बढ़ते चला और ये टर्म छोटा होते चला। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं नंबर्स लेता हूँ जिसमें पहला वाला टर्म बढ़ते जा रहा है और दूसरा वाला टर्म छोटा होते जा रहा है, तो जो टोटल वैल्यू आती है उसकी वैल्यू बढ़ते चले जाती है। और यानी यहाँ टोटल वैल्यू कौन है, वेलोसिटी। तो वक्त के साथ कौन सी चीज़ बढ़ते जा रही है, आपकी वेलोसिटी। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन लिख लो। फटाफट लिखो। समीर हो गया, वेरी गुड समीर, सिस्टमैटिक लिख अच्छे से। ये बहुत कीमती चीज़ है भैया, इसको अच्छे से लिखो। आपको एक A4 का पेज लेकर उसी के पीछे सब ऐसा चिपका के रखो, उसको स्टैपल करके रखो। A4 का पेज, ये साइज़ का एक पेज आता खाली कोरा, है ना, सॉल्यूशंस के साथ लिखो स्टैपल करके, एक फाइल बना के रखो। चैप्टर ख़त्म होने के बाद सुन लो एक मेरी बात, जब चैप्टर ख़त्म होगा मैं सबका चेक करूँगा फाइल। क्यों क्यों, मुझे क्या क्या चाहिए उसमें फाइल में, हर एक डीपीपी का सॉल्यूशन, हर एक डीपीपी का सॉल्यूशन मॉड्यूल, है ना, और उसके आंसॉल्यूशंस सब रेडी होना चाहिए बराबर, है ना। आपके खुद के ट्राई किए हुए, बराबर में से डिस्कशन किए हुए, ये सब चीज़ें होना चाहिए उसके अंदर। तो शुरू हो जाओ। अभी शाम तक बता दूंगा मॉड्यूल का कितना होगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो। 6th वाला
हो गया लिखना? हुआ? अब देखो बेटा था, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेवी शेप का। उसने कहा है कि इनमें से कौन सा, ये होगा, इनमें से कौन सा पार्ट जो है इंडिकेट करता है द पोर्शन विथ नो फोर्स। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, फिर वाई क्यों दिया? अच्छा, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको इस तरह से दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी? व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका मतलब क्या कि बोले फोर्स जीरो होना चाहिए। एक चैप्टर आने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मगर उसमें से पहले ही आपने 9th-10th में पढ़ चुका होगा कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, F = ma। पढ़ा होगा ना भैया? तो भैया मैं लिख सकता हूं कि ma = 0। इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन = 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो है, जरा बताओ तो कौन सी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता था? कांस्टेंट चीज होगा। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यानी जहां फोर्स जीरो होता है, जहां फोर्स जीरो होता है वहां वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब इधर ध्यान दो बेटा, अगर ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये ग्राफ होता है एक्सेलरेटेड मोशन का। ये ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी स्पीड लगातार बढ़ रही। अगर ग्राफ ऐसा आता है तो ये ग्राफ क्या होता है? रिटार्डेड मोशन का, यानी स्पीड लगातार बढ़ रही। अगर ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन, तो ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। अब इनमें से कौन सा हिस्सा है कर्व का जो वेलोसिटी को कांस्टेंट बताता है? सी डी, है ना? अगर आप ए बी को देखोगे तो उसमें ऐसा वेव आ गया, बी सी को भी देखोगे तो ऊपर जाता वेव आ गया। सिर्फ सी डी एक ऐसा पोर्शन है जो स्ट्रेट है, फिर डी ई तो दो बार ऐसा वेव आ जा रहा है कि नहीं? तो सिर्फ ये एक ऐसा पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का जो वेलोसिटी कांस्टेंट बताता है, इसीलिए हमारा सी डी। आया समझ में आपको? चलिए 7th वाला, मुझे लगता है कि ये ग्राफ में एरर है। ग्राफ में खुद एरर है क्वेश्चन में। जैसे इसने यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा और फिर यहां टाइम लिखा और उसका ग्राफ कुछ उसने ऐसा बताया, है ना? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? वैसा देखा जाए तो इसका मीनिंग ऐसा होता है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ते जा रही, बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है।
बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्ट रुक गया क्या? जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है क्या? नहीं, वो इतना होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है वो। तो हालांकि यहां होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन, तो ये ग्राफ सही होता है ना, मगर ये एज इट इज बहुत सारे किताबों में ग्राफ दिया हुआ है। गूगल पे इसका आंसर सर्च करोगे तो वो आंसर आपको लास्ट ऑप्शन जो है वही बताएगा, है ना, मगर किसी ने ये करेक्ट नहीं किया कि वो डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन होना चाहिए था, है ना। तो ये बहुत मायने रखता है। एनटीए में गलती नहीं होती ऐसी। एनटीए जब आपको देगा क्वेश्चन पेपर तो वो बराबर देगा, है ना, वो ये इसको पोजीशन ही देगा वो। अब देखो यहां पर ये पोजीशन यानी कि एक्स और ये टाइम। अभी देखा मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन रहा तो क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। और बाद में ये बता रहा क्या? टाइम गुजर रहा, टाइम गुजर रहा मगर पोजीशन क्या है? वही है। टाइम गुजर रहा मगर पोजीशन वही है। और लगातार टाइम बदल रहा और लगातार मैं देख रहा हूं उसकी पोजीशन वही चाह रही। इसका मतलब क्या? वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है, वहां से हिला नहीं। बात समझ रहे क्या? पोजीशन का मतलब समझता ना, कौन सी जगह पे है। तो मैं देख रहा जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा, ये हिस्सा क्या बताता ग्राफ का? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे पोजीशन बढ़ते जा रही, हाँ या ना, है कि नहीं? अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे पोजीशन बदल रही, मतलब वो लगातार मोशन में है ना। और किस टाइप का मोशन है? सीधी डंडी देखकर क्या? यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा पोजीशन क्या है? कांस्टेंट। वही पोजीशन पे खड़ा यार, टाइम तो बढ़ते जा रहा मगर पोजीशन की वैल्यू तो वही है। इसका मतलब क्या? वो मूव हो रहा क्या? नहीं, अब वो वहां पर ही खड़ा हो गया, है कि नहीं? इस जगह पे वो खड़ा हो गया, टाइम गुजर रहा मगर वो उसी जगह पे खड़ा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इस चीज को डिस्क्राइब करता है? देखो, द बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1, टाइम t1 बोले तो ये, एंड देन स्टॉप। पहला ऑप्शन क्या हो रहा? शुरू से लेकर आखिर तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही है क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और तीसरे ऑप्शन में तो क्या दिया हुआ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो पूरा स्टेटमेंट ही सही नहीं है। चारों भी नहीं, ये लास्ट वाला सही है। द बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप्स, लास्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी सही हो सकता है अगर वो डिस्प्लेसमेंट मान के चला जाए तो। चलिए अब 8th वाला देखिए। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको नेगेटिव वेलोसिटी देगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर है तो आपको मालूम है उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी इंडिकेट करता है। तो ये जो पहला पॉइंट है, जो कि कौन सा पॉइंट बताया हुआ है? सी, डी, ई और ये एफ। देखो ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये स्लोप तो कैसा है? स्ट्रेट। और ये स्लोप देखो कैसा है? निगेटिव। ओ, स्लोप आना चाहिए था। ये स्लोप कैसा है? निगेटिव। तो ये पॉइंट पे आपको निगेटिव स्लोप मिला, और निगेटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी निगेटिव। तो कौन से पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निगेटिव मिला? ई पॉइंट पे, यानी लास्ट ऑप्शन। चलिए 9th वाला, यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है
और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसेस इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड्स। और ये कर्व का जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। कर्व का एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और आपसे पूछा है उसने वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी क्या होगा। झट से 10 30 बोलने से पहले सोचो नीचे क्या दिया हुआ है, ऊपर क्या है? टाइम। वो जब 10 30 करके अपन ने कल निकाले थे वैल्यूज़, ऊपर पोजीशन थी जो कि इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अपन, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट था और नीचे टाइम था, और यहाँ इस बार उल्टा है। तो बोले कैसे निकालेंगे? कोई खास नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो बोले कैसे? 1/tan 30 डिग्री, तो v इज इक्वल्स टू 1/1/√3, तो √3 चला जाएगा ऊपर, √3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? आखिरी क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से बताया गया है। तो एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो बेटा, था एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए के जगह आप लिखेंगे dv/dt 2 टाइम्स ऑफ t-1 मीटर पर सेकेंड। dt को उधर भेजो, dv इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t-1 इंटू dt। अब ये है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये पूरा टर्म भी क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लार्ज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, उसमें बोला हुआ है। ओके, अच्छा टाइम कितनी देर के बाद पूछा उसने? 5 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी क्या होगी पूछा उसने, है ना। तो देखो सबसे पहले dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर एक काम करते हैं पहले सेपरेट कर लेते हैं। बोले कैसे? चलो ये 2 को और इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस t 0 to 5 माइनस 2 dt 0 to 5। समझा गया भैया? है ना। एक मिनट, dt रह गया यहाँ पे। हाँ देखो इधर, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? वो 2t माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt। अरे भैया ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या बनेगा? 2t माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt, 2t माइनस 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन को भी बांट दो, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस t dt, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dt। समझा कि नहीं? मैं दो स्टेप आगे कर डाला उसको, है ना। अगर 2 को अंदर भेजोगे तो वो क्या बनेगा? 2t माइनस 2, मतलब 2 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, जी हाँ दोनों जगह आएगा। फिर इंटीग्रेशन को भेजो अंदर, तो जब इंटीग्रेशन t के साथ आएगा तो 2t dt का इंटीग्रेशन, मगर 2 को कर दिए बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसीलिए इसी तरह से 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन, मगर 2 को कर दिए बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब आगे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? v, उसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू v इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर अपॉन 2, उसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 5, 2 मल्टीप्लाई बाय dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, उसके लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v माइनस 0, ये 2 कैंसल। क्या चीज?
ये, और फिर t की जगह ये डालो, तो 5 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय t की जगह 5 माइनस 0, v माइनस 0 v 25 माइनस 10, यानी कि कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में? तो दिस इज इट। ये रहा हमारा डीपीबी 2 का डिस्कशन। ठीक है, 10 में से 10 स्कोर है किसी का? नहीं, कहां से होगा? 9 का। गुड। कौन से गलत हुए? कौन सा? 10th वाला? अच्छा, ये वाला। हाँ, आपका 7th वाला। और किसका था? 3rd। अच्छा ठीक है। 8 का स्कोर कौन से दो? 7 का स्कोर कौन से 3? ठीक है, बस उसके नीचे नहीं, उसके नीचे पुअर कंडीशन है वो भी। एक बाकी करेक्ट आ जाना चाहिए था। चल हार्डली पूछ लेता मैं। 6 का स्कोर, वो भी चलेगा। हमदान, तुमको जूते हो ना बेटा। चलिए बेटा, बाकी कल देखेंगे। कल का टाइम सेम रहेगा।